दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साजिश किसके खिलाफ चल रही है और सदियों से चल रही है? उस देश का नाम ईरान है। उसके साथ उसके सगे तक दुश्मनी पे उतारू हैं। एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिस खुलासे से साबित हुआ है और दुनिया चौंक गई है कि इतनी बड़ी साजिश ईरान के खिलाफ चल रही है। आप जरा सोच के देखें कि सबसे बड़ी खबर ये आई है कि यूएई अबू धाबी, जी हां, वो आस्तीन का सांप निकला है। भले ही आपसी मतभेद कुछ भी हो, लेकिन कोई एक मुस्लिम देश को गिराने के लिए क्या इतना गिर सकता है? तो जी हां, यूएई इतना गिर गया है। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है। खुलासा हुआ है कि मूसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी है, मूसाद इजराइल के साथ गले मिला हुआ है यूएई। हाल यूएई का यह है कि यूएई के अरबी लोग यहूदी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी लड़कियां भाई साहब आपको मालूम है अंग्रेज़ों ने, ऊपर से वो इजराइल की, तो भाई साहब पूछो ही मत। तो भाई वो अपने नाड़े पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, वो बहते चले जा रहे हैं प्रेम में। और वहाँ यूएई का माहौल बिल्कुल यूरोप जैसा हो गया है, नाम के अरब। ये सभी मुसलमानों को पता है, हर घर में अब ये बात पता चल चुकी है। अब हालात ये हैं कि एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये खुलासा हुआ है कि इजराइल के साथ यूएई मिलकर एक बड़ा गेम खेल रहा है ईरान के खिलाफ। मूसाद लेबनान से अरब लोगों को, लेबनानी लोगों को उठाता है, यूएई लेके आता है। लगभग 1 महीने की उनकी वहाँ ट्रेनिंग होती है यूएई में, और यूएई और इजराइल ये मिलकर कर रहे हैं, और फिर उनको तैयार करके मूसाद का एजेंट बनाकर पूरा जो है उसको गल्फ में फैला दिया जाता है। इतना ही नहीं, यूएई ये तक मदद करता है कि वो जो लेबनीज लोग आए हैं उनका नेशनल कार्ड बनाता है, वहीं बैंक अकाउंट खुलता है यूएई में ही, और मूसाद उनके दूसरे नाम के दूसरे अकाउंट में यूएई में जो खुलता है वहाँ पर एक मोटी रकम तनख्वाह के तौर पर उनको ट्रांसफ़र करता रहता है। यूएई की सरकार ये सारा काम इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ मिलकर कर रही है। अब आपका सवाल ये है कि भाई साहब आप ये बताइए रजा भाई कि ये लेबनान के अंदर भी तो मूसाद कर सकता है। तो आपको बताता हूँ कि लेबनान की सरकार ईरान के खिलाफ नहीं है। ईरान के खिलाफ कोई भी गतिविधि लेबनान बर्दाश्त नहीं करता। मूसाद के कई एजेंट्स को पहले लेबनान पकड़ चुका है, तो इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं किया जा सकता। और यूएई ईरान के खिलाफ है। यूएई, याद होगा, उसका डिस्प्यूट चल रहा है ईरान के 3 आइलैंड को लेकर। ईरान के 3 आइलैंड पर यह अपना हक जताता है, जिसको देखते हुए अपना फ़ायदा निकालने के लिए यूएई मूसाद की मदद कर रहा है। सिर्फ यूएई नहीं, अमेरिका, इजराइल तो एक से एक बड़ा काम ईरान के खिलाफ कर ही रहे हैं, जिसका रिजल्ट ईरान के अंदर आप दंगों और प्रदर्शन के तौर पे देख ही रहे हैं। अब आपको बता दूं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के CIA चीफ ने कहा था कि ईरान और रशिया की जो दोस्ती है ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इस पर ईरान ने जवाब देते हुए पहली बात तो ये कह दिया कि हम इस पूरी स्टेटमेंट को खारिज करते हैं। रूस के साथ ईरान अपने रिश्ते ठीक करने के लिए किसी से परमिशन मांगने के लिए बाध्य नहीं है। हम जिससे चाहे अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं। खासकर रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे ठीक होने हैं, कितने लेवल तक जाने हैं, हमको ये किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है, ईरान ने जवाब दिया है। साथ में ईरान ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर फैला रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान के खिलाफ हथियार उठाने की औकात अभी तक अमेरिका और इजराइल में नहीं है। ज़रा आप सोच कर देखिए कि ये दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल मुल्क अपने आप को मानते हैं, लेकिन अभी तक ये सीधा हमला ईरान पर नहीं कर पा रहे हैं। अब एक बुरी खबर सऊदी अरब और ईरान को लेकर। ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, ख़तरनाक प्रदर्शन चल रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं ईरान से। लेकिन अच्छी बात ये बीच में आ रही थी कि सऊदी अरब और ईरान बातचीत कर रहे थे। कभी इराक में कर रहे थे, कभी कहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों की डेलीगेशंस मिलकर बातचीत को आगे बढ़ा रही थी। ऐसे में दोस्तों
ईरान ने एक बड़ा बयान दे दिया जिसकी वजह से सारा खेल बिगड़ गया। ईरान ने रियाद पर यानी सऊदी अरब की राजधानी पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे यहाँ जो ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं इसके पीछे सऊदी अरब का भी बड़ा हाथ है, जिसके बाद सऊदी अरब भड़क गया है और जो डेलीगेशंस आराम से शांति से ईरान से बातचीत कर रही थी उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है। वहीं दोस्तों एक बुरी खबर ईरान के लिए, ईरान के IRGC के 4 जवान यानी ईरान के 4 फौजी पाकिस्तान के बॉर्डर पर आतंकी हमले में मारे गए हैं। काफ़ी बड़ी खबर है, कोई आपको देगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप हमारी रिपोर्ट को बड़ी ही तसल्ली और सुकून से देख रहे हैं। मेरा आपको यह वादा है, 2 साल से निभा रहा हूं कि 1 सेकंड भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, ये बेहद ज़रूरी है ताकि हम लगातार आपके लिए काम करते रहें। ये हमला ISIS का भी हो सकता है जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ये काम नहीं कर सकती। पाकिस्तान की गहरी दोस्ती ईरान के साथ है। पाकिस्तान इतना सा भी ईरान के खिलाफ नहीं जा सकता, भले ही अमेरिका की गुलाम वाली सरकार वहां मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ईरान की समर्थक है और ईरान के साथ गहरा उनका नाता है। अब आपको बता दूं कि हमला किसका हो सकता है। पाकिस्तान खुद TTP से परेशान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। या तो ये TTP का हमला हो सकता है या फिर ISIS का, लेकिन अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अब देखिए ईरान को दूसरी तरफ बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। ईरान ने एक बड़ी कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया है जो कि मलेशिया और ईरान के बीच काम कर रहा था। ईरान में रहकर एक बड़ी कंपनी को चला रहा था, उसका मैनेजर था, और कभी मलेशिया कभी ईरान। तो ईरान ने गिरफ्तार किया है, सारे सबूत ईरान ने रखे हुए हैं जिसमें यह पाया गया है कि वो फ्रैंक नाम का जो बंदा है वो मोसाद के लिए ईरान के खिलाफ काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था। अब अगर कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रजा भाई ने ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसका अपडेट नहीं दिया है, तो बेफिक्र रहिए, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ईरान में डेथ टू खामनाई के नारे आज भी लगाए जा रहे हैं। तेहरान का ये रात का मंजर है, सुनिए। شهرک نفت 27م ساعت 9:30 شب. مرگ بر بسیجی، مرگ بر خامنه‌ای। वहीं दोस्तों ईरान ने मोहम्मद मेहदी करामी नाम के एक नौजवान को फांसी की सज़ा सुना दी है, क्योंकि उसका जो इन्वॉल्वमेंट था काफ़ी ख़तरनाक था और इस प्रदर्शन में उसने कई घरों को, सरकारी बिल्डिंगों को आग के हवाले किया था और कई तरह के इलीगल काम भी कर डाले थे, जिसके चलते हुए ईरान ने मौत की सज़ा सुना दी। जिसके बाद उनके परिवार, उनकी फैमिली ने जजों से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ उनके बेटे को फांसी सज़ा, यानी उनके बेटे को फांसी की सज़ा ना दी जाए। माशाअल्लाह کرمی هستم. پدر محمد مهدی کرمی، پسرم به اعدام محکوم شده، کارگرم، دستفروشی میکنم. پسرم از قهرمانان کاراته ایرانه، چندین مقام کشوری داره، نفر 4 تیم ملی ایران بوده. عاجزانه از مقامات قوه قضاییه تمنا میکنم، خواهش میکنم، از شخص آقای اجرایی تمنا و خواهش میکنم حکم اعدام از روی پرونده پسرم بردارید. محمد مهدی کرمی هستم، از مقامات قوه قضاییه مخصوصا از آقای اجرایی خواهشمندم که حکم اعدام از پرونده پسرم بردارید. मैंने आपको 2 दिन पहले स्पेशल रिपोर्ट बताया था कि जॉर्डन में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको एक छोटी सी लेकिन मोटी जानकारी बता दूं कि उस प्रदर्शन में 3 जॉर्डन के अफसर भी मारे गए हैं। कल मैंने आपको बता दिया था एक बड़ा अपडेट कि 2 फिलिस्तीनी लड़कों को, सगे भाइयों को यहूदियों ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। अब आपको बता दूं कि इसकी निंदा अमेरिका ने भी करी है और अमेरिका ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए।
अब आप समझ लीजिए कि एक जालिम जब जुल्म के खिलाफ बोल रहा है तो सोचिए दूसरे जालिम का जुल्म कितना ज़्यादा होगा। इस बात को समझिएगा, ये 2 लाइन जो बोली है इस बात पर ध्यान दीजिएगा और बोलना शुरू कीजिए फ़िलिस्तीन के लिए। इतना ही नहीं, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि UN के वॉचडॉग को यहाँ पर तैनात किया जाए। फ़िलिस्तीन और जो अलग अलग हमारी टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर इजराइल आतंक मचा रहा है, वहाँ पर UN की सिक्योरिटी इंस्टॉल कीजिए, तैनात कीजिए, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके इजराइल क्या कर रहा है। वहीं दोस्तों, ग्रीस को एक बार फिर से तुर्की ने धमकी दी है। रजब तैयब एर्दोगान ने साफ कह दिया है कि जो तुम हथियारों की तैनाती कर रहे हो ये भड़काने के लिए है, हिंसक है और तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। हमको कमजोर मत समझो, हम तुर्की हैं, हम एक रात में ही तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। अगले इवेंट में तुर्की ने यह भी साफ कर दिया है, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारा मकसद है कि बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएं जिसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर हो। फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीत गया है। बहरहाल ये बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबर यह है कि उस दौरान इमैनुअल मैक्रोन से लेकर बड़े बड़े देश के नेता फीफा वर्ल्ड कप देखने गए थे, तो रजब तैयब एर्दोगान भी मौजूद थे फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। उसी दौरान आपको बता दूं कि एलन मस्क भी इस फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए पहुंचे थे, तो इसी दौरान मुलाकात रजब तैयब एर्दोगान की एलन मस्क से हुई। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खैर दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।